मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया एंड आज हम प्रकृति वाले जो चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने चलाई है। इसका पार्ट 1 एंड 2 जिसमें मैंने इस चैप्टर को पूरे डिटेल से एनसीईआरटी बेस्ड विद डायग्राम्स विद पिक्चर्स समझाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पर सजेस्टेड जो कार्ड्स आते हैं उससे आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ये हैं और इनका आंसर डिटेल में वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी कि आपको लिखना क्या है। वहां से आपको सिर्फ आइडिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आपको असली जो दौलत है वो यहीं पे मिल जाएगी। और अगर आपने ये वाली वीडियो देख लिया है तो आपको पार्ट 1 एंड 2 देखना हो तो देखो, अगर आपके पास समय है। लेकिन आप अगर इस वीडियो को मार्च अप्रैल में देख रहे हो, मार्च में देख रहे हो, तो फिर आप ये देखो, पार्ट 1 एंड 2 रहने दो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रकृति है और जो मानव है उसके बीच का जो अंतर संबंध है उसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि भूगोल की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति और मानव के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। अब अगर ये 1-2 नंबर में आता है तो आप इतना लिखोगे, बट अगर ये 3 नंबर में आता है तब आपको ये डेफिनेशन लिख के फिर लिखना है। आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया हुआ है जो मैंने आप अपनी वीडियो में पार्ट 1 में समझाया हुआ है कि एलन सैंपल ने क्या परिभाषा दी थी। तो वो आपको लिखनी है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये डेफिनेशन किसके अनुसार है? एलन सैंपल के अनुसार। तो वो आप लिख सकते हो अगर आपको 3 नंबर में पूछा गया है। लेकिन अगर 2 में पूछा गया है तो पहला ही ठीक है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं तो आपको पता है, यानी उपक्षेत्र क्या, हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन क्या क्या करना है, किस किस चीज का अध्ययन करना है। तो जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करना है, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करना है, आवास भूगोल का अध्ययन करना है, कृषि भूगोल का अध्ययन करना है, आर्थिक भूगोल का अध्ययन करना है, नगरीय भूगोल का अध्ययन करना है, सैन्य भूगोल का अध्ययन करना है, राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करना है। आप वो सब लिखोगे, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दे दिया है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर ऐसा कहा कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र को डिस्क्राइब करो तो आप लिखना है जनसंख्या भूगोल, जिसके अंतर्गत हम जनसंख्या से संबंधित चीजों पर अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हम सांस्कृतिक भूगोल से के चीजों पर अध्ययन करते हैं। इस तरीके से करना है। मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन से हैं? तो 2 उपागम है, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। प्रादेशिक उपागम कौन सा है और क्रमबद्ध उपागम कौन सा है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, प्रादेशिक भूगोल एक ऐसा भूगोल की वह उपागम जिसमें हम किसी एक चीज पर विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, किसी एक वस्तु पर विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हरियाणा ले लूँ, ठीक है, हरियाणा ले लिया मैंने पूरा। अब हरियाणा के अंदर जितनी भी चीजें सब पर हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, उसके भौगोलिक सब पर अध्ययन करेंगे। जैसे वहाँ की मृदा के बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में, वहाँ की प्राणी जात के बारे में, वहाँ की वनस्पति जात के बारे में, उस सब पर अध्ययन कर लेंगे। तो एक प्रदेश में सब चीजों पर, एक सीमा के अंदर सब चीजों पर अध्ययन करना प्रादेशिक उपागम का काम है। और क्रमबद्ध उपागम का काम क्या है? किसी एक टॉपिक का विस्तृत रूप से अध्ययन करना, किसी एक ही टॉपिक का। जैसे जलवायु को पकड़ लिया तो पूरे वर्ल्ड की जलवायु को, फिर पूरे वर्ल्ड की मृदा को, तो वो क्या हो गया? क्रमबद्ध। प्रादेशिक क्या हो गया? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी चीजों पर अध्ययन करना। फॉर एग्जाम्पल मृदा, जलवायु, वनस्पति जात, प्राणी जात। समझ में आ गया? आंसर आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति को समझना जरूरी है, कथन की व्याख्या कीजिए उदाहरण से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, पूछ रहा है आपसे कि टेक्नोलॉजी के विकास के लिए हमको क्या करना है? जो प्रकृति है यानी जो नेचर है उसको समझना है। ऐसा क्यों कह रहा है? इस कथन का कथन तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या करनी है। तो आपको सबसे पहले यही लिखना है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रौद्योगिकी जो है वो क्या होती है? किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की सूचक होती है। अगर किसी देश में ज्यादा टेक्नोलॉजी है तो वो ज्यादा विकसित है, किसी देश में कम टेक्नोलॉजी है तो वो कम विकसित है। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। अब बात करते हैं कि प्रकृति को समझना क्यों जरूरी है। प्रौद्योगिकी का विकास तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, पहले प्रकृति को समझना जरूरी है। उदाहरण सहित एग्जाम्पल देना है तो दे रही हूँ। जैसे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको देना है घर्षण और उष्मा। देखो, जब हमने पता लगा हमें कि 2 पत्थर को रगड़ने से, प्रकृति के 2 पत्थर को रगड़ने से
ऊष्मा पैदा होती है, आग पैदा होती है, तब हमने कहीं जाके आग का आविष्कार कर पाए। तो पहले प्रकृति को समझा ना, फिर आग का आविष्कार हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, पहले हमने डीएनए को समझा, आनुवांशिक जीन्स को समझा, तब जाके हम अनेक प्रकार की बीमारियों का अध्ययन अध्ययन कर पाए, उनके खिलाफ दवाइयाँ, वैक्सीन ढूंढ पाए। जैसे आज कोरोना वायरस है, क्या है? प्रकृति। अब उसका क्या करना है? उसको अगर हमें समझना है तो पहले प्रकृति को समझना होगा, पहले कोरोना वायरस को समझना होगा, आखिर ये क्या है, कोविड-19 क्या है, ठीक है, ये किस चीज से फैल रहा है, प्रकृति किस तरीके से हम इसको प्रकृति की मदद से इसको हटा सकते हैं, किस तरीके से इसकी वैक्सीन बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, हमने क्या किया, पवन के वेगों को समझकर, पवन के जो नियम है, हवा के जो नियम है, उनको समझकर हमने एरोप्लेन का निर्माण कर लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता था, पहले ग्रेविटेशन के जो लॉ है उनको समझा कि कोई चीज ऊपर आती है फिर वो नीचे आती है, तो तब जाकर राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का निर्माण किया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे हम यह साबित कर सकते हैं, इस कथन को सही ठहरा सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। अब आगे चलते हैं। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए प्रकृति का मानवीकरण। अच्छा, अब चौथा क्वेश्चन ये है कि वो प्रकृति है उस पर क्या हो रहा है, मानव प्रयास की जो छाप है वो साफ दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर संभववाद की जो अवधारणा है वो दिख रही है। संभववाद की जो अवधारणा है वो परिकल्पित हो रही है। किस तरीके से? संभववाद की क्या है धारणा? तो ये एक ऐसी धारणा है जो हमें कहती है कि प्रकृति हमको अवसर देती है, हमको उसका उपयोग करना है, उपयोग करने के बाद हमको धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण करना है, उसके द्वारा जो संसाधन दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करके प्रौद्योगिकी का विकास करना है, ये संभववाद कहता है। अब संभववाद ये कहता है, और हमारा क्वेश्चन है प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप, तो किस तरीके से दिख रही है? देखो, जैसे आज हमने जो अवसर दिया उसका उपयोग करके हमने क्या कर लिया है, कृषि कृषि करने शुरू कर दिए, नगर बसा लिए, पुल बसा लिए हैं, जो पहाड़ है, जो तंग रास्ते हैं, पहाड़ में घुमावदार रास्ते हैं, वहां पर हमने रास्ते बना लिए, जबकि कितना कठिन है पर्वतों को काट कर रास्ते बनाना, कितना कठिन है। हमने पवन के नियमों को समझकर हमने एरोप्लेन का निर्माण कर लिया, वरना प्रकृति के विरुद्ध है, मानव थोड़ी ना ऐसे उड़ सकता है, पक्षी उड़ सकते हैं ऐसे तो ये क्या है? ये मानव प्रयासों की छाप ही तो है। हमने एरोप्लेन का निर्माण कर लिया, पुलों का निर्माण कर लिया, नगर बसा लिए, कृषि बसा ली, कृषि की शुरुआत कर दी, ट्रांसपोर्टेशन जैसे सिस्टम की शुरुआत कर दी, हमने पुल बांध लिए। तो ये क्या है? ये सब वही था। समुद्र में रास्ते बना लिए, समुद्र में सोचो आप, समुद्र में जहाज से हम चले जाते हैं इधर से उधर, जो यात्रा है, जो व्यापार है, कितना सरल हो गया आज की डेट में। तो ये हो गया इसका आंसर। अब अगला चलते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद की कोई 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? तो एक ऐसा निश्चयवाद, एक ऐसी विचारधारा जिसमें मानव जो है वो प्रकृति के नियंत्रण में है, या मानव कैसे रहेगा, ये प्रकृति नियंत्रित करती है, निर्धारित करती है। मानव प्रकृति की सुनता है, उसकी पूजा करता है और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता है। ये सब पर्यावरणीय निश्चयवाद के विशेषताएं हैं। तो 3 विशेषताएं बतानी है तो आप यही बताओगे कि ये ऐसी विचारधारा है, पहला पॉइंट, जिसमें मानव प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है, नियंत्रित रहता है। दूसरा, मानव जो है वो प्रकृति के सीमाओं के अंदर रहता है। तीसरा, मानव प्रकृति की सुनता है, उसके आदेशों के अनुसार खुद को ढाल लेता है और उसकी पूजा करता है, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता है। ये सब पर्यावरणीय निश्चयवाद की विशेषताएं हैं। और इसके समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक जो है वो रीटर है, हमबोल्ट है, रैटजेल है। आपको जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, संभववाद की 3 प्रमुख विशेषताएं। अब संभववाद की भी बतानी है, जैसे पर्यावरणीय निश्चयवाद की, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि संभववाद क्या है। तो एक ऐसी विचारधारा जिसमें प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो गया, जिसमें हमने यह समझा कि प्रकृति हमको अवसर देती है, हम उसका उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ये संभववाद ने कहा। संभववाद के समर्थक कौन थे? तो संभववाद के समर्थक वाइडल डी ला ब्लास थे, जो मानव भूगोल के भी फादर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक रैटजेल ने किस अवधारणा का अनुसरण किया और उसकी 3 विशेषताएं बताओ।
तो रैटजेल ने जिस अवधारणा का समर्थन किया, वो जिस अवधारणा के जनक हैं, उस अवधारणा का नाम है पर्यावरणीय निश्चयवाद, या इसको नियतिवाद भी कहते हैं। मैंने अभी बताया कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें मानव जो है वो प्रकृति के नियंत्रित में रहता है, उसके सीमाओं के अंदर रहता है, उसकी पूजा करता है, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता है। अभी बताया वही सब इसमें लिखना है। पर्यावरणीय निश्चयवाद संभववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसमें क्या करना है, एक साइड तो आपको पर्यावरणीय निश्चयवाद का बॉक्स बना लेना है, और एक साइड देखो, एक साइड आपको नियतिवाद का बॉक्स बना लेना है, संभववाद का बॉक्स बना लेना है। अब पर्यावरणीय निश्चयवाद की तीनों विशेषताएं इस साइड लिखनी है, और संभववाद की तीनों विशेषताएं इस साइड लिखनी है। जैसे पर्यावरणीय निश्चयवाद की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, सबसे पहले ये लिखोगे कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें मानव जो है वो प्रकृति के नियंत्रण में रहता है। संभववाद में आप लिखोगे कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें हम यह मानते हैं कि प्रकृति हमको अवसर देती है, हम उसका उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट कि इस विचारधारा में जो मानव है वो प्रकृति से डरता है, उसकी पूजा करता है, उसकी प्रसन्नता से भयभीत होता है और उसी की सुनता है। असंभववाद में आप लिखोगे कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, मानव प्रयासों की प्रकृति पर छाप पड़ जाती है। फिर आप कुछ उदाहरण लिख दोगे, जैसे नगर, पुलों का नियंत्रण, कृषि। तीसरा, तीन पूछा है ना, तो तीसरा आप लिखोगे कि इस विचारधारा के समर्थक रैटजेल, रिटर, हिम्बोल्ट है, और इस विचारधारा यानी कि संभववाद के जो समर्थक हैं वो कौन है, तो वो है वाइडल डी लाप्लास। तो 3 पॉइंट हो गए। आप अपनी मर्जी से 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से। 3 में आया तो 3 पॉइंट, 4 में आया तो 4 पॉइंट, एंड 5 में आया तो 5 पॉइंट। अगला, पर्यावरण निश्चयवाद रुको और जाओ की कोई विशेषताएं बताओ, कोई 3 विशेषताएं बताओ। रुको और जाओ, या इसको हम बोल सकते हैं नव निश्चयवाद, तो इसके नाम है। अब ये क्या है, इसके कोई 3 विशेषताएं बतानी है। देखो, दोनों पर हमने बात कर ली है, अब ये तीसरी है। हमने पर्यावरण निश्चयवाद पर बात कर ली है, हमने संभववाद पर बात कर ली है, अब ये तीसरी है रुको और जाओ की कोई 3 विशेषताएं। रुको और जाओ की कोई 3 विशेषताएं। इसमें क्या करना है, क्या है ये, तो ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें बीच का रास्ता निकाला किसने, ग्रिफिथ टेलर ने। ये क्या करती है, आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और जो संभववाद है उसके बीच के मार्ग को, मध्य मार्ग को प्रश्लेषित करती है। ये कहती है न तो पूरी तरीके से पर्यावरणीय निश्चयवाद और न ही पूरी तरीके से संभववाद। ये हमें कहती है रुको और फिर जाओ। रुको और जाओ की जो अवधारणा है उस पर ये बल देती है। जैसे अगर प्रकृति हमको कहे, लाल निशान दिखाए, लाल संकेत दिखाए, तो उसके ऊपर भी हमको प्रत्युत्तर देना है। और जब प्रकृति हमको कहे कि स्वीकृति दे दे कि विकास करो, चलो जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज कोरोना वायरस है, जब तक कोरोना वायरस रहेगा तो प्रकृति ने आदेश दिया हुआ है कि अभी घर पर रहो, बाहर जाओ तो मास्क लगा कर जाओ, सैनिटाइज करो हाथों को। तो ये सब क्या है, ये है रुको, अभी रुको। जब ये कोरोना वैक्सीन ठीक हो जाएगा, कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा एकदम, तब क्या होगा, तब फिर हम बाहर जाएंगे, तब प्रकृति हमको कहेगी जाओ। और थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है इसमें, इसके जो समर्थक है, इसके जो जनक है वो कौन है, ग्रिफिथ टेलर। टेलर का काम क्या होता है, जोड़ना। तो इसने पर्यावरण निश्चयवाद और जो संभववाद है उसको जोड़ दिया। इसने कहा विकास भी करो लेकिन प्रकृति का भी ध्यान रखो। प्रकृति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने सारे पॉइंट हो गए, आप कोई भी 3 पॉइंट लिख दीजिए, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर मिल जाएगा। समझ में आपको आ चुका होगा, हो गया। अब थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर बस एंड करते हैं। भूगोल क्या है, 1 नंबर में पूछेगा तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। 2 नंबर में पूछेगा तो भूगोल को घर के रूप, पृथ्वी को घर के रूप में उसका अध्ययन करना, उसको समझना, वही हमारा भूगोल है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के जनक कौन है, दूसरा क्वेश्चन तो अभी बताया था, फ्रेडरिक रैटजेल है। संभववाद के जनक कौन है, वाइडल डी लाप्लास है। भूगोल के जनक, रुको और जाओ के जनक कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस है। मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रैटजेल है। तो इन सब की फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप उसको समझ लें, देख लें, जान लें। यहीं पर हमारा ये जो वीडियो है उसका एंड होता है। हमने सारे क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इनके आंसर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और एक और बात, और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप जरूर देखिए, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में और बहुत ही स्लो समझाया है।
यहाँ पर मैंने फास्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो पार्ट 3 पर आया है तो उसने पार्ट 1 एंड 2 जरूर देखा होगा, तभी वह पार्ट 3 पर पहुंचा है। तो इसी के साथ धन्यवाद। एक और बात, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये अगर क्वेश्चंस कर लिए हैं तो चिंता नहीं, यही एग्जाम मैं पक्का श्योर कर रही हूँ कि इससे आगे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि चैप्टर में यही है, एनसीईआरटी से बाहर कोई कुछ पूछेगा क्यों। तो बाय, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।